नमस्कार। नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं के सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को 10 से 12 मार्च 2024 को सिमडेगा, झारखंड में आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेले की झलक दिखलाएंगे एवं पूसा फार्म सन फ्रिज की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे और अंत में होगी मौसम की खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। किसान भाइयों, पूसा संस्थान ने पूसा कृषि विज्ञान मेला 2024 का आयोजन सिमडेगा, झारखंड में किया, जिसका उद्घाटन दिनांक 10 मार्च 2024 को माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने किया। 10 से 12 मार्च 2024 को आयोजित इस 3 दिवसीय कृषि मेले में पूसा संस्थान विभिन्न ICAR के संस्थानों, KVK एवं अन्य जिला स्तरीय विकास इकाइयों ने अपने स्टॉल एवं तकनीकी सत्रों के माध्यम से कृषि तकनीकों की जानकारी किसानों को दी। आइए देखते हैं मेले की एक झलक। में लोटा, लोटा में पानी, पानी में अमर हुरा। बड़े दूरे से आए गेले हमर मेहमान, बड़े दूरे से गेले हमर मेहमान। भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरती पर सिमडेगा में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेले में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूसा कृषि विज्ञान मेले का इतिहास बहुत पुराना है। यह मेला सन 1972 में शुरू किया गया था और पिछले लगातार 52 वर्षों से इस मेले का आयोजन पूसा संस्थान नई दिल्ली में किया जाता रहा है, जिसमें प्रति वर्ष करीब 1.5 लाख से अधिक किसान भाग लेते थे। कृषि उद्यमिता के नए आयाम, कृषि में ड्रोन का प्रयोग, मृदा स्वास्थ्य का कैसे हम ध्यान रखें, संरक्षित खेती कैसे करें, कार्बन फार्मिंग या कार्बन क्रेडिट से किस प्रकार से किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ जैविक खेती के साथ साथ किस प्रकार से हम किसान के उत्पाद को बाजार से जोड़कर उसको अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास करें, इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में सुदूरवर्ती सिमडेगा जिला में यह आयोजन हो रहा है। देश भर में अब यह जो खाद डालने का, पहले खाद हम ऐसे छींट देते थे, कई बार लगता था ज्यादा छींटने से ज्यादा फसल होगा, कभी कभी ज्यादा छींट देने से उस फसल का जो दुष्प्रभाव है वो भी नुकसानदेह होता है। तो इन सारे चीजों का रोकथाम होना चाहिए। द्रोण दीदी के माध्यम से जितना खाद, जितना पड़ना चाहिए, मिलना चाहिए पोषक तत्व पौधे के लिए, उतना ही मिलेगा। मेला में हम एक संकल्प लेंगे कि हमारे कृषि क्षेत्र के, बोलिए, हमारे कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिकों के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले फसल के बारे में जो बीज उपलब्ध होगा, हम अपने खेतों में उपजा करके देश को खाद्यान्न से भरपूर करेंगे। विदेशों से अनाज, तिलहन, दलहन जैसे कोई भी चीज बाहर से नहीं मंगाएंगे। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और हम आत्मनिर्भरशील भारत का नागरिक कहलाएंगे। मुख्य अतिथि जी ने, श्री अर्जुन मुंडा जी ने हम लोग को यह अवसर दिया कि सिमडेगा जैसे क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जितने भी नवीन तकनीक हैं आपके द्वार तक लाएं। ये हम लोग के लिए गौरव की बात हुई सर कि आपने ये मौका दिया यहाँ के किसानों को और यहाँ के जो विभाग के लोग हैं उनसे हम लोग को मिलने का अवसर मिला और उनके साथ काम करने के लिए भी मनसा आगे बढ़ी है। इस मेला के आयोजन में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि पूसा संस्थान में जो आप भ्रमण करके जो उत्साह हम लोग का वर्धन किए हैं उसके लिए हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए चेष्टा करेंगे। एकीकृत कृषि प्रणाली है जिसमें किसान अपनी सुविधा के अनुसार उसके परिवार को कितना अनाज चाहिए, कितनी दाल चाहिए, कितना तेल चाहिए, कितनी सब्जी चाहिए और उसके अतिरिक्त जो हमारे खेत से चारा और भूसा पैदा हो रहा है उसके आधार पर पशु रखे जाते हैं। यहाँ पर तालाब बना रहे हैं तो उसमें मछली रख सकते हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी मांग आज हमारे देश के लिए, हम सभी के लिए है कि हम सब लोग फिर से एक बार अपने घर में सड़ी हुई गोबर की खाद बनाना शुरू करें। जब तक हम लोग फिर से गोबर की सड़ी हुई खाद घर घर में बनाना नहीं करेंगे और हर किसान भाई पशुधन को खेती बाड़ी से नहीं जोड़ेगा, हमारी खेती लाभकारी होने वाली नहीं है। किसान भाइयों से आग्रह है कि तो कई बार होता है कि एक साल अधिक फल आने से दूसरे साल फल कम आता है या बहुत नहीं आता है, तो उसके लिए लीची में एक बहुत अच्छी तकनीक हम लोग विकसित किए हैं, गडलिंग। जिस साल आपको अच्छा फल आ गया उस साल उसके नेक्स्ट ईयर आपको गडलिंग का इस्तेमाल करना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगस्त के महीने में आपका जो मोटा मोटा डाली है उसका 4 mm छिलका उसका निकाल देना है। उससे आपको आने वाले लीची के मौसम में दिसंबर जनवरी में उसमें आपका फूल बहुत अच्छी तरह से आएगा, क्योंकि गार्डनिंग करने से उसका वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाता है और उसमें फ्लावरिंग निकलने की तकनीक अच्छी विकसित हो जाती है अंदर। अगर कुछ किसान हैं जहाँ पे धान बोके उनका लेट कटाई हो जाती है तो वो कुछ वेराइटी जैसे डी3271 या HI 1681 21 ये सारे वेराइटी है जो लेट सोइंग के लिए विकसित किया गया है। अगर दिसंबर में भी बोएंगे वो 120 दिन का है, आपको फरवरी मार्च तक वो पूरा मैच्योर होके कटाई के लिए तैयार हो जाएंगे।
जर्मिनेशन टेस्टिंग क्या होता है कि मान लीजिए आपने बीज खरीदा मार्केट से या तो अपने बगल वाले किसान से खरीदा, बट उस आपको पता नहीं है क्वालिटी क्या है। आपने आज बो दिया, जून में महीने आपने बो दिया और पता चला कि आपको 1 महीने 2 महीने के बाद तो सीड उगा ही नहीं है। आपको तो तब आपका चलिए, एक तो आपका सीजन चला जाएगा, आपका मेहनत बर्बाद, पैसा बर्बाद। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले ही मुझे अपना जो बीज मैं बो रहा हूँ या किसी को बेच रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए वो बीज की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी इन द सेंस उर्वरक जो जर्मिनेशन होता है वो कैसा होना चाहिए। फसल का उत्पादन हम करेंगे वो मिट्टी में करेंगे। तो यदि मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका फसल भी अच्छा होगा। आप मिट्टी का नमूना जब आपका क्रॉप हार्वेस्ट हो जाए या यदि क्रॉप आप किसी फील्ड में लगाना चाहते हैं, आपने निराई गुड़ाई जुताई उसमें किया नहीं है, उस समय ले सकते हैं। आपने निराई गुड़ाई कर दिया, उस समय मिट्टी का नमूना आप नहीं लीजिए, उससे पहले लीजिए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, जो भी उसका सिफारिश आएगा। तो टमाटर की नर्सरी लगाने के लिए आप सौर ऊर्जा से मृदा का उपचार करें। जैसे जो नर्सरी का एरिया है उसको आप सफेद पॉलीथीन से ढकें। ढकने से पहले एक काम जरूर करें, छोटा एरिया होने की वजह से आप पहले उसकी खुदाई कर लें। खुदाई से पहले पानी से नम करें, नम करके तब खुदाई करें और फिर उसे पॉलीथीन से ढक दें। 30 से 40 दिन के लिए ढक दें। उसमें ज्यादातर भूमि जनित रोगाणु, चाहे वो फफूंदी हो, चाहे जीवाणु हो, चाहे नेमाटोड हो, टर्माइट हो, ये सब मर जाएंगे। डेयरी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई भी नस्ल का गाय पाले, लेकिन नस्ल पे आप जरूर ध्यान दीजिए। चूंकि हमारे सिमडेगा जिला का जिस तरह के क्लाइमेट है, जिस तरह से यहाँ जलवायु है, यहाँ पर ही जैसे बचौर नस्ल की गाय, आपको साहिवाल नस्ल की गाय, रेड सिंधी तो कम, लेकिन साहिवाल नस्ल की गाय यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ के मैंने जलवायु, यहाँ के क्लाइमेट में उपयुक्त पाया गया है। तो मेरा यह अनुरोध रहेगा कि जब भी गाय पालन करे, नस्ल का चयन बहुत मैंने ढंग से कीजिए। तो जब हम खेत को तैयार करने की बात करते हैं तो खेत को तैयार करने के लिए बहुत सारे उपकरण हमारे पास अवेलेबल है आज के समय में। जब खेत तैयार करने में हम पहले एक प्राइमरी टिलेज करती है जिसे हम गहरी जुताई बोलते हैं। तो गहरी जुताई करने के लिए हमारे पास डिस्क प्लाऊ एक होता है और एक एमबी प्लाऊ होता है। तो जब बारिश का सीजन हमारा शुरू होता है उसके पहले ग्रीष्मकालीन ऋतु में हम अगर गहरी जुताई करेंगे तो इससे क्या होगा, जो वर्षा का पानी है हमारा वो संचित होगा, जिससे हमारा जल संरक्षण बढ़ेगा। आज की तारीख में हम केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बने हैं, बल्कि हम फूड सरप्लस हो गए हैं। हमारे पास इतना अधिक अन्न उपज गया है, उपजाया जा चुका है कि हम अपने देश की जनता को मुफ्त में राशन खिला सकते हैं और खिला भी रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, और आने वाले 4-5 वर्षों तक अगर हमारे यहाँ कुछ भी ना पैदा हो तब भी हमारे देश का कोई नागरिक भूखा नहीं रहेगा। ये जो आत्मनिर्भरता आई है, ये आत्मनिर्भरता में जो भारतीय कृषि अनुसंधान शोध संस्थान नई दिल्ली की अग्रणी भूमिका रही और उसके जो उस समय के निदेशक और नीति निर्धारक थे प्रोफेसर स्वामीनाथन साहब को, जिनको अभी हाल ही में भारत रत्न प्राप्त हुआ है, और ये कड़ी हमारे जो वर्तमान पीढ़ी है ये बाखूबी इसको निभा रही है, और उसी का एक प्रकटीकरण आपके बीच में इस मेले के माध्यम से किया गया है। तीसरा व्यवसाय, एक बांस या कहीं पे भी जंगल में बांस होता है वो आसानी से उपजता है। ना आज तक कोई बांस को लगाने जाता है, ना उसमें खाद डालने जाता है, ना पानी डालने जाता है। अगर आप बांस की खेती करेंगे, क्योंकि तब बोलेंगे सर बांस कहाँ बिकता है, अगर आपका एक कोठी है, एक बांस का बसेठा है, तो आपको उसमें से 20 से 25 बांस है, तो आपके यहाँ कोई खरीदने नहीं आएगा। लेकिन आप अगर 1 एकड़ में अगर बांस की खेती करेंगे और ऐसे 10 किसान 20 किसान मिल करके खेती करेंगे, तो आपको बांस में भी, जिसको हरा सोना कहा जाता है, संरक्षित खेती के अंतर्गत अगर कोई भी किसान भाई 2600 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस लगाता है तो उसको हम 50% की दर से और अधिकतम 56 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाते हैं। आपको जो भी ये सहायता उपलब्ध करवाती है
ये आपको उस बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है जो आपकी योजना को ऋण देता है। कृषि हमारी संस्कृति है और उस संस्कृति को लेके हम सदियों से चलते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से यदि हम तकनीकी ज्ञान को लेते हैं तो हमारा उत्पादन दोगुना तिगुना होने की पूर्ण संभावना है। उसी के दिशा में पूरा कृषि परिवार, हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स है, जितने भी हमारे प्रखंड स्तरीय फंक्शनरीज हैं, चाहे वो हमारे एटीएम हो, बीटीएम हो, कृषक मित्र हो, प्रखंड कृषि हो, प्रखंड सहकारिता हो, प्रखंड पशुपालन हो, एक कृषि परिवार के रूप से हम लोग इस जिले को आगे बढ़ाने का संकल्प लिए हैं। आईएफएस जो मॉडल है इसके बारे में बताया कि आप इसको करें 1 एकड़। मान लीजिए किसी किसान के पास 1 एकड़ नहीं खेत है, किसी के पास आधा एकड़ है, तो आप आधे एकड़ में ही करिए, मत तालाब करिए। लेकिन तालाब नहीं कर सकते तो आप बकरी पालन कर सकते हैं, सूकर पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, खेती के साथ साथ की जो पद्धति से जो कर रहे हैं वो करिए, आप उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप कम से कम 1 एकड़ का एक ऐसा मॉडल बनाइए कि जिसमें आप सभी का समन्वय स्थापित करके आप चल सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ साथ इस क्षेत्र में जितने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं या अन्य इकाई हैं, राजकीय विभाग के जितने कृषि से संबंधित विभाग हैं, जितने उद्यमी हैं, सब लोगों ने यही संकल्प लिया था उस दिन कि किस तरह से हम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को समझें, उनके अनुकूल जो तकनीक है उसको विकसित करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास हमारी तकनीक प्रभावी रूप से पहुंचे। किले के बीच से जो नदियां गुजर रही हैं, शंख नदी, दक्षिणी कोयल नदी, कलमारा नदी, बहुत सारी नदियां हैं जो क्रिस क्रॉस करती हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को। उसका पानी कैसे हम इस्तेमाल कर सके अपनी बंजर भूमि में जब वर्षापात नहीं हुआ है। उसके लिए माननीय कृषि मंत्री आए थे पहले दिन, उन्होंने अपने निधि से, मोटा के निधि से उन्होंने इंडिविजुअल किसान भाई बहनों को यहां पर बांटा है सोलर बेस्ड आधारित लिफ्ट इरिगेशन तकनीक वाला मशीन, जिससे कि वो तालाब और नदी से पानी लेकर के अपनी बंजर भूमि में फसल लगा सकें, पैदावार कर सकें और तब अपने साल भर की खाद्य सुरक्षा को देख सकें। किसान भाइयों और बहनों, अब गर्मी बढ़ने लगी है तथा फलों एवं सब्जियों की गुणवत्ता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वातानुकूलित भंडारण की आवश्यकता होती है, जो कि किसानों के लिए एक प्रमुख चुनौती है। इस आवश्यकता को देखते हुए पूसा संस्थान ने सौर ऊर्जा संचालित पूसा फार्म सन फ्रिज का विकास किया है, जिसके बारे में कई किसान भाइयों ने पूछा है। इस तकनीक की विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारे संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता चोपड़ा। ये पूसा फार्म सन फ्रिज है जिसके बारे में बताने लगी हूँ। ये 2 टन का कोल्ड स्टोर है और इस फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए है और ये स्टोर सिर्फ सोलर एनर्जी से चलता है, सिर्फ सौर ऊर्जा से चलता है और रात को इसको बैटरी नहीं चाहिए, इसको ग्रिड नहीं चाहिए और रात में इसकी कूलिंग के लिए वाटर बैटरी बनी हुई है। तो इसमें जो स्पेशल फीचर्स हैं वो ये हैं कि इसके अंदर एयर कंडीशनर को स्प्लिट कर दिया है ताकि दिन में पानी भी ठंडा हो और हवा भी ठंडी हो जाए और जो ठंडा पानी है वो दिन भर सर्कुलेट करता है एक रिजर्वॉयर में, जिसको हम वाटर बैटरी कहते हैं, और उस वाटर बैटरी में जो ठंडा पानी है उससे रात को
ठंडक पहुंचती है कमरे के अंदर। तो इसमें जब गर्मियों में बाहर 45 डिग्री होता है, अंदर 3-4 डिग्री हो जाता है दिन में, और रात को 10 से 12 डिग्री तक पहुंच सकता है। ये किसानों के लिए अच्छा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसको बिजली नहीं चाहिए, कोल्ड स्टोर है लेकिन बिजली के बिना चलता है, और इसको बैटरी भी नहीं चाहिए। और ये स्टोरेज स्ट्रक्चर जैसे आपके फल और सब्जियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आप घर में रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं सामान, वैसे ही इस कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं। तो करीबन 4 गुना इसकी शेल्फ लाइफ हो जाती है। ये 5वां स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ किसान मेला ग्राउंड में बनाया है। इसके अलावा अभी लेटेस्ट जो डिज़ाइन है वो हमने कुलकपुर गांव में ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जो नट्स एंड बोल्ट से बना है, मतलब आप उसको खोल के कहीं और भी लगा सकते हैं। 5 किलोवाट का सिस्टम है। इससे पहले हमने राजस्थान में पिचोलिया में, हरियाणा में चमरारा गांव में और दिल्ली में ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसमें आप जो फ्रूट वेजिटेबल रखते हैं, जैसे आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं उसी तरह से आप इसमें रख सकते हैं। जैसे आलू 75 दिन, टमाटर 20-25 दिन, और जो सब्जियां हैं जो लीफी वेजिटेबल हैं एमरंथ वो 10-15 दिन। जैसे आप बाहर रखते हैं या किसी और कमरे में रखते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा इसकी शेल्फ लाइफ है इस कमरे में। तो ये 2 टन का है। इस कमरे का साइज़ 10 बाई 10 बाई 11 फीट है, और इसको बनाने में खर्चा करीबन 8 लाख के करीब आता है, जिसमें सोलर पैनल का खर्चा और रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वो सारा इंक्लूडेड है। तो जहाँ पे बिजली नहीं है किसानों के, जहाँ खेत हैं जहाँ बिजली 24 घंटे आती नहीं है, कई खेतों में सिर्फ 8-8 घंटे बिजली आती है 24 घंटों में से, वहाँ ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। और कोई इसको व्यवसाय के रूप में भी शुरू कर सकता है, इसमें से कमा सकता है अंदर रख के सामान, जैसे कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसमें सब्सिडी बताते हैं कि कोल्ड स्टोर के लिए है, इवेपोरेटिव कूल्ड रूम के लिए है, सौर ऊर्जा के जो इक्विपमेंट है उनके लिए है। वैसे ही सब्सिडी उन सब कैटेगरीज में ये स्टोर भी आता है। तो क्योंकि सौर ऊर्जा से चलता है, इसमें भी इवेपोरेटिव कूलिंग है। जो बाहर आप देख रहे हैं वो कपड़ा है जो गीला रहता है, उससे घड़े जैसा काम करता है। पहले ही कमरा ठंडा किया जाता है, उसके बाद सौर ऊर्जा से रेफ्रिजरेशन ऐड की गई है। तो हाँ, सब्सिडी इसमें पॉसिबल है, देखी जा सकती है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। बड़ौद बागपत उत्तर प्रदेश से संजय राणा जी ने मटर में उकठा रोग के बारे में पूछा है। इसके समाधान के लिए डाइथेन M45 की 400 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें, या सिंचाई के पानी में मिलाकर रूट जोन में डाल दें। जयपुर से विष्णु कुमार शर्मा जी ने पपीते के पौधों में एक असामान्य फल की समस्या बताई है। यह एक असामान्यता है जो पपीते के द्विलिंगी पौधों में अधिक पाई जाती है। इसके समाधान के लिए प्लानोफिक्स की 66 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। सपटनी माधा शोलापुर से महेश पवार जी ने मिर्च में विषाणु की समस्या बताई है। यह लीफ कर्ल वायरस एवं माइट्स का प्रकोप है। येलो स्टिकी कार्ड का उपयोग करें ताकि विषाणु को दूसरे पौधों में ले जाने वाले कीटों का नियंत्रण हो सके। इमिडाक्लोप्रिड की 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मधुबनी बिहार से कमलेश कुमार जी ने टमाटर की अर्का रक्षक किस्म में पत्ते गोल होकर सिकुड़ने की समस्या बताई है। इसके समाधान के लिए रोग ग्रसित पौधों को नष्ट कर दें। इमिडाक्लोप्रिड की 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार
16 से 20 मार्च के दौरान झारखंड, उड़ीसा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 16 से 20 मार्च के दौरान तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में, 16 से 21 मार्च के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। 17 एवं 18 मार्च को विदर्भ में, 18 एवं 19 मार्च को पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। 22 से 24 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के साथ बर्फबारी की संभावना तथा पूर्वोत्तर भारत, केरल, माहे, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का आप लाभ उठा पाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी आप जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।